पीबी शैली को हमने देख लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था ना, पीबी शैली का कंप्लीट कर लिया था। क्रिटिकल समरी देखेंगे, इनके वर्क की क्रिटिकल समरी देखेंगे। सबसे पहले जो इनका वर्क है क्वीन माब, इनका जो वर्क है पहला क्वीन माब, दिस इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ शैली इन पोइट्री। ठीक है, ये शैली की सबसे अर्लीस्ट वर्क है, सबसे शुरुआती वर्क है शैली का, ये क्वीन माब। द पोएम इज़ क्लियरली इमेच्योर एंड कंटेन्स मच ऑफ शैलीज क्रूडर एथिज्म। तो ये जो पोएम है ये क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से अपरिपक्व है। क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो पोएम है ये क्लियरली इमेच्योर है और इसमें जो शैली की अधिक गंभीर नास्तिकता भी शामिल है। इसमें दिखाया गया है कि शैली कितने हद तक एथीज़ में है, कितने हद तक वो नास्तिक दिखाया गया है। द पोएम इज़ एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वॉर। इस कविता में क्या दिखाया गया है, इस कविता पूरी तरह से किस पे अटैक है, किस पे अटैक किया है उसने? डॉगमेटिक रिलीजन पे अटैक है, यानी कि हर धर्मी जो धर्म होते हैं उन पे, सरकार पे, औद्योगिक अत्याचार पर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल टायरनी यानी कि औद्योगिक अत्याचार पर और वॉर पर एक अटैक है ये पोएम। तो ये पोएम इन सभी पे एक अटैक है। द पोएम इन फैक्ट इज़ द पोएट्स आउटक्राई अगेंस्ट द अनस्पिरिटेड फोर्स दैट वे डाउन ह्यूमैनिटी। आगे क्या बताया जा रहा है कि वास्तव में ये जो पोएम है वो मानवता को कुचलने वाली निरर्थक मजबूरियों के खिलाफ कवि की एक पुकार है। ठीक है, इस पोएम में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। पोएट रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ हिज ड्रीम्स फ्री फ्रॉम टायरनी ऑफ किंग्स एंड बैरोन्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ कवि राजाओं और सामंतों के अत्याचार से मुक्त अपने सपनों की दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। पोएट होप्स दैट सून देयर विल बी द dawn of a new millennium when everything will be for the good of mankind। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कवि को उम्मीद है, कवि को आशा है कि जल्द ही एक नई मिलेनियम की सुबह होगी, सब कुछ मानव जाति की भलाई के लिए होगा। सैली होल्ड्स दैट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड विल बी प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी। और सैली को ये भी लगता है, सैली का मानना ये भी है कि विश्व का भविष्य समृद्ध खुशहाल होगा, कि आने वाला जो भविष्य हमारा वो कैसा होगा, समृद्ध और खुशहाल होगा। बिल्कुल सही है, सैली की आज बात सच में सही लग रहा है। डिजर्ट्स विल टर्न इनटू फर्टाइल फ्रूटफुल लैंड्स एंड ऑल ह्यूमन बीइंग विल बी लिविंग इन परफेक्ट पीस। आगे क्या कहा जा रहा है, जो रेगिस्तान वगैरह है वो उपजाऊ भूमि में बदल जाएंगे और सभी मनुष्य पूर्ण शांति से रहेंगे। इन दिस न्यू वर्ल्ड द लैम्ब एंड द लायन शैल लिव टुगेदर। और इस नए संसार में जो लैम्ब है और सिन यानी कि लैम्ब, मेमना और शेर एक साथ रहेंगे, ऐसा शैली का मानना है। इस पोएम में क्वीन माब में उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो पहला हो गया। आगे जो दूसरी उनकी पोएम है एलेस्टर, जिन्हें हम द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी कहते हैं। एलेस्टर कब पब्लिश हुआ था? 1816 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्मकथा है। इन विच द चीफ कैरेक्टर शैडोवी प्रोजेक्शन ऑफ सैलीज ओन मूड्स ट्रेवल थ्रू अ विल्डरनेस इन क्वेस्ट ऑफ द आइडल ब्यूटी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य पात्र हैं यानी कि चीफ कैरेक्टर हैं, शैली ने अपनी मनोदशाओं को एक छायादार प्रक्षेपण आदर्श सौंदर्य की तलाश में जंगल से होकर यात्रा करते हैं। इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। द पोएम रिप्रेजेंट द वांडरिंग ऑफ अ ट्रेवलर शैली हिमसेल्फ इन सर्च ऑफ आइडल ब्यूटी। तो इसमें शैली खुद ही है। पोएम में क्या रिप्रेजेंट होता है, कविता आदर्श सौंदर्य की तलाश में एक यात्री यानी कि शैली खुद ही भटकना मतलब वांडरिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, आइडल ऑफ ब्यूटी को ढूंढने जा रहे हैं। तो इस पोएम में ये रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि एक ट्रैवलर है जो वॉन्डरिंग कर रहा है। वो ट्रैवलर कौन है? शैली खुद ही हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? आइडल ऑफ ब्यूटी को ढूंढने, इसलिए वो जंगल से होकर गुजर रहे हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, द ट्रैवलर इन्वोक द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टू हिम। जो ट्रैवलर है, जो यात्री है यानी कि खुद शैली,
खुद सैली जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए एकांत की भावना का इन्वोक करते हैं, एकांत यानी कि स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। द पोएम कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर अ क्राई ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसगस्ट अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। कविता जो पोएम है, पोएम को हमारे मानव जीवन की स्थितियों के प्रति असंतोष और घृणा की चीख के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है आपका एलेस्टर एंड स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये कब आया था? 1816 में। ये चीज़ें देखना है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसमें इन्होंने क्या बताया है? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज़ ओरिजिनली टाइटल्ड एज लाओन एंड सिंथेना। इनका जो ओरिजिनली टाइटल्ड है, शीर्षक है, लाओन एंड सिंथना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, लाओन एंड सिंथना के नाम से जाना जाता है। केम आउट ऑन जनवरी 10, 1818 रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा। तो ये याद रखना है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो इनका है, इनका जो मूल शीर्षक है लाओन एंड सिंथना है, इनका नाम है, जो 10 जनवरी 1818 को स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा गया था। इट इज़ द आउटकम ऑफ हिज आइडियोलॉजिकल इंथुजियाज्म फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म एंड हिज सोशल एंड एथिकल डॉक्ट्रिन्स। आगे क्या कहा जा रहा है? ये एक लोकतांत्रिक आदर्शवाद और उनके सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों के प्रति उनके वैचारिक उत्साह का एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, एक परिणाम है। सिंथना इज़ अ हीरोइक लेडी। सिंथना कौन रहती है? इसमें सिंथना नाम की एक कैरेक्टर है जो कि एक हीरोइक लेडी होती है। एंड इट इज़ द मिशन ऑफ हर लाइफ टू ब्रिंग अबाउट द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड। सिंथना एक वीर महिला होती है और मानव जाति को मुक्ति दिलाने का उनके जीवन का मिशन होता है, कि मैनकाइंड को लिबरेशन दिलाने का उनका मिशन होता है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में। आगे हम देखेंगे द सेंसी। द सेंसी इनका वर्क है। अगला जो इनका वर्क है द सेंसी, ये कब कंपोज हुआ था? 1819 में, एंड नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ सोम्बर पथोज। तो 1819 में ये पोएम इनकी आई और इसे गंभीर करुणा की ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। इसे किसके? गंभीर करुणा के ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है द सेंसी। इट इज़ अ ग्रिम एंड सॉर्डिड फैमिली अफेयर। ये एक गंभीर और घिनौना पारिवारिक मामला रहता है सेंसी में। इट इज़ मार्क्ड विद अ डीप एंड स्मलर्जिंग इंटेंसिटी ऑफ पैशन एंड इनॉर्मस डिस्प्ले ऑफ ट्रेजिक पर्पस। तो ये जुनून की गहरी और सुलगती तीव्रता और दुखद उद्देश्य को विशाल प्रदर्शन से चिन्हित है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ये एक ट्रेजेडी है और ये एक गंभीर और घिनौना परिवार का दिखाता है इसमें। ये चीज़ें ग्रिम एंड सॉर्डेड फैमिली अफेयर इसमें दिखाता है सेंसी में, तो ये याद रखना है। अगला जो इनका वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड इनका कब आया है? 1820 में आया है। द पोएट्स इनसेटाइबल थ्रस्ट फॉर फ्रीडम वंस अगेन फाइंड्स एक्सप्रेशन इन दिस वर्क। तो कवि की स्वतंत्रता का अतृप्त प्यास एक बार फिर इस वर्क में अभिव्यक्त पाती है। ठीक है, मतलब जो कवि हैं उनकी जो आज़ादी का उनका एक जो कवि हैं उनकी जो आज़ादी का अतृप्त प्यास है वो एक बार फिर इस वर्क में हमको देखने को मिलता है। द सब्जेक्ट वॉज ब्रॉट टू शैलीज माइंड बाई अ लॉस्ट ड्रामा ऑफ Aeschylus, in which Prometheus, the heroic friend and lover of mankind, was unchained from a bleak precipice where the tyrant Zeus had hung him. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शैली के दिमाग में ये विषय एस्किलस के एक खोए हुए नाटक द्वारा लाया गया था। ये उनके दिमाग में ये आया कहाँ से था? तो एस्किलस का एक खोया हुआ नाटक द्वारा उन्होंने देखा था, तो वहाँ से उनको मिला था, जिसमें प्रोमीथियस वीर मित्र और मानव जाति का प्रेमी है। वह अंधकारमय चट्टान से बंधन मुक्त था जहाँ अत्याचारी ज्यूस ने उसे लटका दिया था। ज्यूस है, ठीक है, जहाँ अत्याचारी ज्यूस ने उसे लटका दिया था। तो शैलीज प्रोमीथियस इज़ द चैम्पियन ऑफ द लिबर्टी एंड ह्यूमैनिटी, ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू सरेंडर टू जुपिटर। तो ये याद रखना है, प्रोमीथियस जो है वो स्वतंत्रता और मानवता का चैम्पियन है। वह बृहस्पति के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, वो जुपिटर के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोमीथियस अनबाउंड जो इनका वर्क था, इन्होंने कहाँ से? एस्किलस के ड्रामे से लिया था, यहाँ से इन्होंने लिया था। अब यहाँ पे एस्किलस की स्टोरी दिखाई गई है कि जिसमें प्रोमीथियस का वीर मित्र, उसमें दिखाता है एस्किलस में कि उसका वीर मित्र मानव जाति का प्रेमी होता है, उसे एक अंधकारमय चट्टान से बंधन मुक्त रहता है और जहाँ अत्याचारी ज्यूस उसे लटका देता है। ये इसकी स्टोरी दिखा रहा है। तो यहाँ से शैली को मिलता है, यहाँ के शैली के दिमाग में ये विषय आता है, तो उन्होंने ये चीज़ें प्रोमीथियस अनबाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्क है जूलियन एंड मेडालो। अगला जो इनका वर्क है जूलियन एंड मेडालो।
ये 1818 में आया। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन, ये एक वार्तालाप के रूप में लिखा गया था, विच इज़ बिटवीन ऑथर एंड मेडालो यानी कि लॉर्ड बायरन। मेडालो यहाँ पे किसे कहा गया है, लॉर्ड बायरन को, और ऑथर यानी कि खुद पी.बी. शैली। जो लेखक और मेडालो यानी कि लॉर्ड बायरन के बीच मनुष्य के उसके दिमाग पर शक्ति के बारे में है, ऑन द पावर ऑफ मैन ओवर हिज माइंड, फॉलोड बाय अ विजिट टू अ वेनेशियन मैड हाउस, जिसके बाद एक वेनिश पागलखाने का दौरा होता है। तो जूलियन एंड मेडालो में क्या होता है, ये कॉन्वर्सेशन की बात होती है, मतलब कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखी जाती है, और यानी कि पी.बी. शैली है और लॉर्ड बायरन। यहाँ पे जूलियन कौन है, जो खुद लेखक है, मेडालो कौन है, जो लॉर्ड बायरन है। इनके बीच बातचीत होती है, मनुष्य के उसके दिमाग की शक्ति के बारे में बातचीत होती है, जिसके बाद एक वेनिश पागलखाना का दौरा होता है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट इनका वर्क है एपिशाइकिडियोन। अगला जो इनका वर्क है एपिशाइकिडियोन, ये कब आया था, ये 1821 में आया था, 1821 में। दिस पोएम इज रिटन फॉर शैलीज लास्ट बिलबेड इमिलिया विवियानी, होम ही रियली कंसिडर्ड टू बी द एंटीगोन ऑफ हिज लाइफ। तो जो एपिशाइकिडियोन है, ये 1821 में, ये कविता शैली के आखिरी मतलब लास्ट उनकी बिलबेड थी, उनकी बिलबेड प्रेमिका इमिलिया विवियानी के लिए लिखी गई थी, जिसे वो वास्तव में अपने जीवन का एंटीगोन मानते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, इमिलिया विवियानी के लिए लिखी गई थी एपिशाइकिडियोन, ये जो उनका पोएम था, और जिन्हें वास्तव में वो क्या मानते थे, अपनी लाइफ का एंटीगोन मानते थे। ठीक है, ये याद रखना है। द पोएट ड्रीम्स दैट ही हैज एस्केप्ड विद हिज एंटीगोन यानी कि इमिलिया विवियानी टू अ लवली स्पॉट ऑफ नेचर एंड ब्यूटीफुल आइलैंड इन इज़िनोन। तो कवि का सपना है कि वो अपने एंटीगोन यानी कि इमिलिया विवियानी के साथ इज़ियान के खूबसूरत द्वीप पर प्रकृति के सुंदर स्थान पर भाग गया है। ये इनका सपना है, ये सपना देख रहा है। जिस तरह इन्होंने हैरिट वेस्टब्रुक को धोखा दिया उनके लिए, मैरी शैली के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपना देख रहे थे। ये इनको इनकी इमिलिया विवियानी इनकी बिलबेड थी, इनको एंटीगोन मानते थे, और इनका ये सपना था कि मैं इमिलिया विवियानी के साथ एक खूबसूरत द्वीप पर हूँ, प्रकृति के सुंदर स्थान पर हूँ। ये सारा चीज़ इनका ये था। नेक्स्ट वन है हेलास। अगला जो वर्क है इनका हेलास, ये एक शॉर्टर लिरिकल ड्रामा है बेस्ड ऑन एस्किलस, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये एक शॉर्टर, सबसे पहले जानेंगे, ये एक शॉर्टर लिरिकल ड्रामा है जो बेस्ड किस पे है, एस्किलस पे बेस्ड है। ठीक है, जो किस पे बेस्ड है, एस्किलस पर्शल पे बेस्ड है, ये याद रखना है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1822, ये पब्लिश कब हुआ था, 1822 में। इट वॉज आउटकम ऑफ द ग्रीक रेवोल्यूशन विच स्टेड शैली एंड बायरन टू दियर डेप्थ। तो ये यूनानी क्रांति का परिणाम था जिसने शैली और बायरन को अंदर तक खिलाकर रख दिया था। हेलास इसमें था, ये याद रखना है। अगला जो वर्क है एडोनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को पता है एडोनिस। इट इज़ अ पेस्टोरल एलेजी, ये एक एलेजी है। एलेजी में कौन सी एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी है। रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, ये जॉन किट्स के डेथ पर लिखी गई है। एलेजी जैसे कि हम जानते हैं किसी न किसी के डेथ पे लिखी जाती है शोक मनाने के लिए, तो पी.बी. शैली ने जॉन किट्स की डेथ पर शोक मनाने के लिए एक पोएम लिखी थी एलेजी, जिसका नाम था एडोनिस, एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1821। और इसे कब पब्लिश कराया गया था, 1821 में पब्लिश कराया गया था, अ फ्यू मंथ बिफोर शैलीज ओन डेथ। ठीक है, और शैली की अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले ही, क्योंकि शैली की आई थिंक डेथ हुई थी 1822 में, है ना, तो उनकी डेथ से पहले ही इन्होंने पब्लिश कराया था इसको, एडोनिस को, शैली की खुद की डेथ से पहले ही। इट इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजाज, ये किस में लिखा गया है, स्पेंसरियन स्टैंजाज में लिखा गया है। एंड रिप्रेजेंट्स शैलीज एप्रिशिएशन ऑफ किड्स, और क्या किया गया है, और किड्स के प्रति शैली की सराहना को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि शैली ने इसमें क्या किया है, किड्स की एप्रिशिएशन किया है। द पोएम इज ए प्रोफेटिक इन टोन एंड स्ट्राइक अ नोट ऑफ इम्पेंडिंग डेथ ऑफ शैली हिमसेल्फ। ठीक है, कविता का जो स्वर है, कविता का जो टोन है वो भविष्य सूचक है, प्रॉफिटिक है, एंड खुद शैली को एक आसन्न मृत्यु का संकेत देती है। शैली को खुद ही एक इम्पेंडिंग डेथ को मतलब एक संकेत देती है, शैली को खुद ही एक इम्पेंडिंग डेथ को संकेत देती है ये कविता, क्योंकि इसके बाद तुरंत शैली की भी डेथ हो जाती है 1822 में।
Adonis occupies a distinctive place among English elegies and is no way inferior to Milton's, Lycidas, Arnold, Tyrsis and Tennyson's के In Memoriam। तो एडोनिस अंग्रेजी शोक गीतों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। एडोनिस जो है जितने भी एलजी लिखे हैं उनमें भी एक विशिष्ट स्थान रखता है और किसी भी तरह के जैसे मिल्टन की लेसिडास है, अर्नोल्ड की थायरिसिस है, टेनिसन की इन मेमोरियम में कमतर नहीं है, मतलब इनसे कम नहीं है एडोनिस। ये याद रखना, ये भी एक एलजी ही है और ये एलजी में अपना एक स्थान रखता है और किसी से कम नहीं है। अगला जो वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। अगला जो इनका वर्क है बेबी शैली का डिफेंस ऑफ पोइट्री। दिस essay was written in response to Shelley's friend Thomas Love Peacock's article The Four Ages of Poetry। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है ये शैली के दोस्त थॉमस लव पिकॉक के लेख द फोर एजेस ऑफ पोइट्री के जवाब में लिखा गया था। इन्होंने क्यों लिखा था डिफेंस ऑफ पोइट्री? क्योंकि ये जो द फोर एजेस ऑफ पोइट्री थॉमस लव पिकॉक का था, इसी के जवाब में इन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था। इन्होंने कब लिखा था? इसे 1821 में लिखा था एंड फर्स्ट पब्लिश पॉस्थुमसली इन 1814 एसेज लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, और पहली बार इसे अपने पास्थुमसली मरणोपरांत 1840 में लंदन में एडवर्ड मोक्शन द्वारा निबंध, एडवर्ड मोक्शन द्वारा एक एसे था लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड, उसके अनुवाद और अंशों में प्रकाशित हुआ था। ट्रांसलेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स बाय एडवर्ड मैक्शॉन इन लंदन। पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जो डिफेंस ऑफ पोइट्री इनका है ये किसके जवाब में लिखा गया था? तो थॉमस लव पिकॉक के जवाब में लिखा गया था, फोर एजेस ऑफ पोइट्री के जवाब में, और 1821 में आया था। पब्लिश कब हुआ था? उनके मरणोपरांत 1840 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। कहाँ? 1840 में लंदन में एडवर्ड मोक्शन द्वारा, लंदन में एडवर्ड मोक्शन द्वारा पब्लिश हुआ था। कहाँ पे? किनमें? लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, लंदन में एडवर्ड मोक्सन द्वारा लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड के अनुवाद और अंशों में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखना है। इट कंटेन्स शैली फेमस क्लेम एंड दैट पोएट्स आर एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें शैली का एक प्रसिद्ध दावा है कि कभी दुनिया के अस्वीकृत विधायक है। तो इसी में ये लाइनें हैं। डिफेंस ऑफ पोइट्री में शैली का एक फेमस क्लेम है, ये इम्पोर्टेंट है। शैली का एक फेमस क्लेम है, ये इम्पोर्टेंट है। पोएट्स आर द एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो वर्क है आपका ओड टू द वेस्ट विंड, इम्पोर्टेंट है। ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक ओड है जो लिखा गया था 1819 में, तो ये याद रखना है। 1819 में कैस्काइन वुड नियर फ्लोरेंस इटली। तो ये याद रखना है कि ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में फ्लोरेंस इटली के कैशिन वुड में लिखा गया था। ठीक है, कैशिन वुड में लिखा गया था, जो कहाँ पे पड़ता है? इटली के फ्लोरेंस के नियर एक कैशिन वुड है, वहाँ पे लिखा गया था। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820। ये कब पब्लिश हुआ था? 1820 में बाय चार्ल्स लंडन इन द कलेक्शन आई थिंक यहाँ है, प्रोमिथियस अनबाउंड, कलेक्शन ऑफ प्रोमिथियस अनबाउंड में लिखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसे मूल रूप से 1820 में लंदन की चार्ल्स द्वारा संग्रह में प्रकाशित किया गया था, लंदन इन द कलेक्शन। ठीक है, यस, तो चार्ल्स के द्वारा पब्लिश किया गया था, ये याद रखना है। ओके, आगे देखेंगे। प्रोमिथियस बनाओ, ये तो हो गया। प्रोमिथियस अनबाउंड के कलेक्शन में उसे किया गया था। द पोएम मैनिफेस्ट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट द पावर ऑफ वेस्ट विंड एंड द पावर ऑफ पोइट्री। तो इस कविता में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकट करती है। ये जो कविता है दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताती है। द पावर ऑफ वेस्ट विंड की पावर को, द पावर ऑफ पोइट्री और पोइट्री की पावर को। ही कॉल्स द विंड प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रक्टर। वो विंड को क्या कहते हैं? वो विंड को प्रिजर्वर और डिस्ट्रक्टर कहते हैं, यानी कि संरक्षक और विध्वंसक कहते हैं। थ्रू आउट ओड टू द वेस्ट विंड द स्पीकर प्रेजेस एंड सेलिब्रेट द पावर ऑफ द वेस्ट विंड। और ओड टू द वेस्ट विंड के दौरान जो स्पीकर है वो पश्चिमी हवा की शक्ति की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, एंड उसका जश्न मनाते हैं। इट वॉज रिटन इन टेर्जारिमा, ये टेर्जारिमा में लिखी गई है। तो ये याद रखना है, मतलब ये ओड टू द वेस्ट विंड 1820 में चार्ल्स के द्वारा पब्लिश हुआ था। कहाँ पे? लंदन में, कलेक्शन ऑफ प्रोमिथियस अनबाउंड के कलेक्शन में, ये याद रखना है। तो उनके वर्क से जो उनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो हमने देख लिया है। अब कुछ क्रिटिकल कमेंट है, कुछ राइटर ने उन पे क्रिटिकल कमेंट किया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। आगे इनका वर्क है
आगे इनकी क्रिटिकल कमेंट्स है। शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डिड ऑल सैंग टुगेदर। ये कौन कहता है? एसी स्विनबर्न कहते हैं कि शैली अकेले ही पूर्ण गायन देवता हैं, उनके विचार शब्द कर्म सभी एक साथ गाते हैं। जब वो गाते मतलब पूरी तरह से वो गायन देवता हैं और उनके जो शब्द हैं, विचार हैं, कर्म है, सब एक साथ गाते हैं। ऐसा किसने कहा है? स्विनबर्न ने कहा है। शैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसॉरेबली करेक्टेड, ही एक्टेड वॉट ही थॉट एंड फेल्ट। ऐसा कौन कहते हैं? तो जॉन एडिंगटन साइमंडस कहते हैं, जॉन एडिंगटन साइमंडस कहते हैं। जीवन मतलब शैली के जीवन और उनकी कविता बिल्कुल सही है, उन्होंने वही किया जो उन्होंने सोचा और महसूस किया। नेक्स्ट वन है द मोस्ट जेंटल एंड मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। ये बायरन कहते हैं शैली के बारे में कि शैली के यहाँ पे उनका कहना है कि सबसे सज्जन, सबसे मिलनसार और सबसे कम सांसारिक सोच वाला व्यक्ति अब तक जिसे मैं अब तक मिला हूँ। तो बायरन कहते हैं शैली के बारे में। नेक्स्ट वन है वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर, W.J. लॉन्ग अबाउट शैली। ये कौन कहता है? W.J. लॉन्ग अबाउट शैली, यानी कि W.J. कहते हैं शैली के बारे में। वर्ड्सवर्थ ने पाया और शैली ने खुद को प्रकृति में खो दिया, ऐसा किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके TGT और PGT दोनों के लिए। PGT के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, PGT DSSB KVS सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे ये आपके TGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की बात की है। तो वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर, ऐसा किसने कहा? W.J. लॉन्ग ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने पाया है, नेचर को पाया है, शैली ने खुद को प्रकृति में खो दिया है, नेचर में ये खुद को ही खो दिया है। ऐसा किसने कहा? W.J. लॉन्ग ने कहा है। शैली इज अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो ऐसा कौन कहते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं शैली एक सुंदर और अप्रभावित देवदूत हैं जो शून्य में धड़क रहा और चमकदार पंख व्यर्थ। तो ये सारे इनकी मतलब ये क्या है? मतलब तारीफ कर रहे हैं कि शैली क्या है? एक सुंदर अप्रभावित देवदूत हैं। ठीक है। शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट एस्से इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा किसने कहा है? हर्बर्ट रेड ने कहा है। तो ये याद रखना है कि शैली की जो डिफेंस ऑफ पोइट्री अंग्रेजी भाषा का सबसे गहन निबंध है, ऐसा किसने कहा? हर्बर्ट रेड ने कहा है। द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलसेंस एज देयर इज एवरी रीजन वाई दे शुड बी, ऐसा किसने कहा है? तो T.S. एलियट ने कहा है शैली के विचार मुझे हमेशा किशोरावस्था के विचार लगते हैं क्योंकि हर कारण है कि उन्हें क्या होना चाहिए, ऐसा T.S. एलियट ने कहा। सम इंपॉर्टेंट लाइन्स आर कमेंट बाय P.B. शैली, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और कमेंट है जो P.B. शैली के द्वारा की गई, खुद P.B. शैली ने कहे हैं। It is an attack on the dogmatic religion, government, industrial tyranny and war। ये एक अटैक है dogmatic religion पर, गवर्नमेंट पर, इंडस्ट्रियल टायरनी पर, वॉर पर। It is an outcry against the unspiritual forces that weigh down humanity। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? क्वीन माब में आती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, क्वीन माब में आती है लाइनें। और P.B. शैली कहते हैं क्वीन माब में, देखिए यहाँ पे आया भी है क्वीन माब। पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड, ऐसा कौन कहते हैं? तो P.B. शैली कहते हैं पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। नेक्स्ट वन है द वन रिमेन्स द मेनी चेंजेस एंड पास, ये एडोनिस की लाइन है, शैली के द्वारा है। नेक्स्ट पे आएंगे, ये सब लाइनें हैं उनके वर्क से, तो ये याद रख सकते हैं। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, ये क्लाउड की लाइनें हैं उनके वर्क की। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, ये ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन है। एंड नेक्स्ट वन है लाइफ में चेंज बट इट में फ्लाई नॉट, होप में वैनिश बट कैन डाई नॉट है, तो ये हेलास की लाइन है, P.B. शैली कहते हैं। बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माइन फादर्स डेथ, ये सेंसी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सेंसी शैली। एडोनिस इज अ थ्रेनोडी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट कीट्स। Imagination is the great instrument of moral good. A man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? तो शैली कहते हैं। ये भी याद रखना है कि जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, वो नैतिक अच्छाई का महान साधन है। एक आदमी को बहुत अच्छा बनने के लिए गहनता और व्यापक रूप से कल्पना करनी चाहिए, शैली का कहना है। नेक्स्ट वन है पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन, इट इज़ एट वंस द सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ नॉलेज। ऐसा कविता वास्तव में कुछ दिव्य है, मतलब ये एक साथ ज्ञान और केंद्र और प्रधि भी, मतलब एक साथ ये सेंटर भी है, सरकमफ्रेंस भी है, नॉलेज भी है, मतलब एक साथ ज्ञान का केंद्र भी है और परिधि भी है, ऐसा शैली ने कहा है। नेक्स्ट वन है पोइट्री इज दैट फॉर्म विच ऑल स्प्रिंग एंड दैट विच अडॉर्न ऑल, एंड पोइट्री redeems from decay the vegetation
टू द डिग्निटी ऑफ मैन। तो शैली कहते हैं कि कविता वह रूप है जो सबका वसंत और सबका श्रृंगार करती है, और कविता क्षय से छुटकारा दिलाती है, मनुष्य की गरिमा की मुलाकात कराती है कविता, ये सारी है। तो ये ऐसा किसने कहा है? शैली ने कहा। गला बैठ गया। तो ये हो गए हैं आपके, हमने पीबी शैली को कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। ओके, बाकी जो भी पीबी शैली के वर्क से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो वो हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट में हम किसको लेंगे? जॉन कीट्स को लेंगे। अगले जो पोएट को लेंगे, लेखक को लेंगे, राइटर को लेंगे, जॉन कीट्स को लेंगे। नेक्स्ट में आप तैयारी करके आइएगा, लेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ओके, स्पेशली पीजीटी वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि टीजीटी वाले तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट उनके लिए भी अगर वो पीजीटी करेंगे तो फ्यूचर में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। और आपको अगर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। तो फीडबैक मिलता रहेगा तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब वो तो बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे पता आप लोग करते हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो याद रखिएगा, वो तो आप करते ही हैं, मुझे मालूम है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।